डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले क्लास तक में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट और एक बेहतर सा चैप्टर का शुरुआत करते हैं, और वह शुरुआत मेरा जो है वह डायनेमिक्स से होगा। डायनेमिक्स से होगा और इस डायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा फोर्स से रिलेटेड और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, यानी NLM बोलते हैं शॉर्ट में। पूरा नाम लिखोगे तो लिखोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ, क्या बोलोगे, मोशन बोलोगे। ये बात तब की है जब न्यूटन के समय का युग था, यानी आप कह सकते हो 1642 में शायद न्यूटन का जन्म हुआ और 1727 में न्यूटन का मृत्यु हुआ। उस समय तक के एज की बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो NLM पर अगर बात करना है, फोर्स पर बात करना है, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पीछे पढ़ा उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं यहाँ पर पिछला कॉन्सेप्ट कर दूं, जो रिव्यू कॉन्सेप्ट होगा इसको ढंग से आप ध्यान में रखोगे। बहुत ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 इक्वेशन तो जरूर, इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद रखोगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद रखोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका जरूरत आने वाला है, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और वह रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो आपके पास पहला नंबर जो होगा इक्वेशन वो होगा V इक्वल्स टू यू प्लस कौन सा 80, जो आपने पीछे पढ़ा भी। दूसरा इक्वेशन जो होगा वह है S बराबर UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। और थर्ड नंबर जो इक्वेशन है वह इक्वेशन होगा V का स्क्वायर इक्वल्स टू U का स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों इक्वेशंस को आपको ढंग से अपने ध्यान में रखना है। ये तीनों का तीनों इक्वेशंस हमारे पास किसके लिए आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आप कैलकुलस के द्वारा आपको बतलाया गया एक सिंपल सा टर्म एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू, एक इक्वेशन था आपको dv बाई कौन सा dt, dv बाई जो किसी भी प्रकार के मोशन के लिए वैलिड है, ठीक है। नंबर दूसरा, आपको इसी को डिफाइन करने के लिए टर्म दिया गया dv बाई dt और इनटू ds बाई कौन सा ds। यहां से आप थर्ड इक्वेशंस को जनरेट कर लेते हो, ठीक है। ये इक्वेशन जनरेट हो जाता है। और एक टर्म और भी आपको निकालने के लिए रिजल्ट आया v इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा ds बाई कौन सा dt। इन तीनों को अगर थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हो तो आपके पास बारीकी से रिजल्ट मिल जाएगा। एक टर्म और भी याद रखना, नॉर्मली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है तो फिजिक्स को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में काफी इंटरेस्टिंग टर्म आता है, और वो सारे इंटरेस्टिंग टर्म तब हमें क्लियर हो पाता है जब हमें थोड़ी सी नॉलेज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी हो, अर्थात कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। अब अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स को देखो, डिफाइन करने की बात आती है तो डिफाइन करने का मैं इस रूप में इसको कर सकता हूं। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड होगा, किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड होगा तो वो उसके पोजीशन में चेंजिंग ला देगा। चेंज इन पोजीशन पहला नंबर टर्म, कि वो ला देगा क्या चीज में परिवर्तन, तो चेंज इन पोजीशन की बात किया जा रहा है, या नहीं तो टेंड्स टू चेंज इन पोजीशन होगा। टेंड्स टू चेंज इन क्या होगा, पोजीशन होगा। इस चीज को आपको बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए। चेंज इन या तो पोजीशन होगा, और नहीं तो टेंड्स टू चेंज इन क्या होगा, पोजीशन होगा। अगर ये बातें आपके दिमाग में आती है, ये इतनी बातें दिमाग में रहती है, तो आप आसानी के साथ फोर्स को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट या तो अपने पोजीशन में चेंजिंग ले आएगा, या नहीं तो लाने का क्या करेगा, टेंड्स करेगा, चेष्टा करेगा, उस और प्रयासरत रहेगा, ट्राई करेगा कि उसके पोजीशन में हम चेंजिंग ला दें। बात समझ आ रहा हो? तो ये बात आपका फोर्स का हो गया। अब फोर्स को हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो इसको कई रूपों में डिफाइन किया जा सकता है, कई रूपों में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है।
एक तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कांटेक्ट के बेसिस पर कि कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स के बेसिस पर भी बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे। हम लोग यहाँ नॉर्मली जो कुछ कांटेक्ट फोर्स पर जो बातें करेंगे और नॉन कांटेक्ट पर भी बातें करेंगे, उनमें से कुछ फोर्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कांटेक्ट फोर्स में आपका नंबर फर्स्ट में आता है जिसे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहते हो। मैं एक एक पर चर्चा भी करूंगा। दूसरा नंबर आप जिसे बोलते हो टेंशन बोलते हो या टेंशन फोर्स भी बोला जाता है, टेंशन फोर्स भी बोला जाता है। ये दो को आप कांटेक्ट फोर्स में रख लोगे बारीकी से समझने के लिए, क्योंकि 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं बेस्ड पर आते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में अगर आता है तो 90% पोर्शंस इसी पर पूछे जाते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करो तो आपको जो पढ़ना है वह फोर्स कौन सा फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो नॉन कांटेक्ट में है। क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना केवल कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और इसमें देख सकते हो कांटेक्ट फोर्स का ही एक और मैं बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे बोलते हो या फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो कांटेक्ट फोर्स का। तो ये एक आपका अलग चैप्टर ही बन जाएगा, ये भी आपका एक अलग चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर के अधीन में जो आप पढ़ने वाले हो वो मेन रूप से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, और दूसरा जो होगा वो टेंशन और क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। डन है, इतनी बातें दिमाग में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें कि सर नॉर्मल फोर्स क्या है या नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। लिखने का तरीका होता है, आप बहुत सारे बुक में देखोगे तो इसे आर से भी लिखता है, आप एन से भी लिख सकते हो। आर का मतलब रिएक्शन वर्ड को दिखलाता है और एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन वर्ड को दिखा रहा है, तो आप एन से भी लिख सकते हो और आर से भी लिख सकते हो, आपको जिससे सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर बात किया जाए कि नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स को हम कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, तो देखो मैं सबसे पहला नंबर यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा इसको इस रूप में। चलो ये मेरा एक सरफेस है कोई, और अभी मैं सरफेस को स्मूथ मानकर चल रहा हूं। क्या मानकर चल रहा हूं, स्मूथ मानकर चल रहा हूं, ये ध्यान में रखें। और इस सरफेस पर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m सपोज। तो देखो सरफेस के द्वारा, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर अपवर्ड जो फोर्स लगाया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ब्लॉक का भी अपना सरफेस होगा, ब्लॉक का सरफेस भी इस सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे क्या नाम दिया जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक पर एक फोर्स और भी लगेगा जो ग्रेविटी होगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, mg। डन है, ये बातें क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स आ क्या रहा है, तो कांटेक्ट है दो सरफेस के बीच, और इस कांटेक्ट के बीच नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, लगता है। यानी यहां पर हमें एक चीज मिल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन हमें तभी मिल रहा है जब पेयर ऑफ बॉडी, पेयर ऑफ बॉडी या आप सरफेस बोल सकते हो, पेयर ऑफ बॉडी या पेयर ऑफ सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होता है, नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है। ये बातें दिमाग में आ चुकी होगी। ठीक है, आपके ब्रेन में ये चीजें जा रही होगी कि नॉर्मल रिएक्शन कब है, तो ए पेयर ऑफ बॉडीज के बीच में या ए पेयर ऑफ सरफेसेस ऑफ बॉडीज के बीच में क्या होगा, लगेगा। हाँ, अब ये मत बोल देना कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कारण इसका है कि दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, दोनों नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग सरफेस पर और अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये
सरफेस के द्वारा ब्लॉक के सरफेस पर अपवर्ड लग रहा है, दूसरा इस सरफेस पर ब्लॉक के सरफेस के द्वारा डाउनवर्ड लग रहा है। तो दोनों दो सरफेस हो गए। तो दो सरफेस हो गए तो हम नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ये बातें दिमाग में आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन तो सिंपल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन काफी सिंपल है, समझे। कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। किसके बीच में लग रहा है, तो बिटवीन द सरफेस लग रहा है। और कैसे लग रहा है, अब ये बातें भी समझना है। बिटवीन द सरफेस लग रहा है, ऑलवेज याद रखना ये कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या टू सरफेस। सरफेस के जब भी होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, सरफेस का जब भी होगा तो परपेंडिकुलर होगा। आइए कुछ हम इसका एग्जांपल समझेंगे। इसको मैं इरेज करूं, इतना को, इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। आइए वो मैं टर्म को वहां पर लिखे रख देता हूं ताकि वो आपको जरूरत के अकॉर्डिंग हमेशा उसका यूज होगा। अब देखो आपके पास मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिंपल और सामान्य से वे में। सपोज मान लो आपके पास ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, थोड़ा सा समझना बात को आराम से। ये कौन प्लेन है, इनक्लाइंड प्लेन है। और ये इंक्लाइंड प्लेन मान लेते हैं कोई एंगल कितने के साथ है, थीटा के साथ। ये तो ऑलरेडी 90 होता ही होता है। आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो 90 माइनस थीटा, इच्छा है तो। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो और इसका नाम सी दे दो। सपोज मान लो कि इस पर कोई सरफेस रखा गया है, कोई ब्लॉक रखा गया इस सरफेस पर। इस सरफेस पर कोई ब्लॉक क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा। तो इस सरफेस को तुम पहले ऐसे मान के चलो कि मेरा सरफेस ऐसे। अब इसी को इस पर आपने फोर्स कैसे लगाया, नॉर्मल रिएक्शन इस प्रकार से। ग्रेविटी आपका किधर लगा था, mg, ठीक है, ब्लॉक का मास स्मॉल m। अब तुम खुद देखो इस सरफेस को ऐसे उठाओ, उठाओगे तो ये सरफेस आपको कैसा दिखा रहा है, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज सरफेस के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। और ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, ये mg हो जाएगा। टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगी। बात समझ आ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके दिमाग में आ चुका होगा। नॉर्मल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन को आप बड़ी बारीकी से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज मान लो यहां पर मैं आपको एक बेज ऐसा बना दूं और कोई ब्लॉक को मैं ऐसे रख दूं। ये कोई सपोज मान लो ब्लॉक है और इसे एक बाल से मैंने कांटेक्ट कर दिया, एक दीवार है। और अब आपको यहां पर कहता है, सपोज मान लीजिए आपको कहता है कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन को लोकेट कीजिए। नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर कहां कहां लग रहा है, तो सबसे पहले नंबर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये तो आप दिखाओ सरफेस के कौन कुलर, परपेंडिकुलर। यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका नाम चाहो तो n1 दे दो और इसका नाम चाहो तो n2 दे दो। क्योंकि सरफेस चेंज कर गए, नॉर्मल रिएक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या अगर इस सरफेस के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये सरफेस पर परपेंडिकुलर किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इस सरफेस के अकॉर्डिंग देखते हो ब्लॉक का अगर अलग अलग सरफेस पे देखते हो तो अलग अलग सरफेस पर भी आप नॉर्मल रिएक्शन चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर पूरे पूरे देखा जाए तो आपका पूरा पूरा मिल जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन आपको बातें समझ में आ चुका होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। थोड़ी सी बातें ध्यान में रखो, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है, तो ऑलवेज एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर जब भी लगेगा ए पेयर ऑफ सरफेस, सरफेस, ठीक है, बिटवीन
क्या बोल सकते हो, बॉडीज बोल सकते हो। ठीक है, बॉडीज के सरफेस के बीचों बीच में लगता है, दो बॉडीज है उनके सरफेस के बीचों बीच में लगता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, तो आप नॉर्मल रिएक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे। ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, एक चीज और याद रखोगे कि 99% केस में नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ही लगता है, 1% केस में कहीं कहीं पर नॉर्मल रिएक्शन का मान 0 हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है, 1% केस में नॉर्मल रिएक्शन का मान कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमें नॉर्मली अभी ये स्टडी करना है, इतना ही स्टडी करना है। ठीक है, तो ये बातें नॉर्मल रिएक्शन का आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं किसका, टेंशन का। आइए टेंशन के बारे में समझ, थोड़ा सा पार्ट्स हमारे लिए टेंशन का भी आता है। टेंशन के पार्ट्स को हम लोग कैसे समझेंगे, देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा, क्या रहा, टेंशन। टेंशन भी एक्चुअल में है क्या, तो ये पहले जानो, कौन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तो है ही है, इसके साथ साथ याद रखोगे कि जब भी एक्ट होगा तो किस पर एक्ट होगा, या तो रॉड पर ऐड होगा, या तो चैन पर ऐड होगा, या फिर आप स्ट्रिंग पर कहोगे स्ट्रिंग पर ऐड होगा। इन सभी चीजों पर ये क्या होता है, एक्ट होता है, और इसी के द्वारा हम लोग टेंशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका क्या होता है, टी होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डन है। अब आइए अगर हम टेंशन की बात करें तो थोड़ी सी बातें और भी देखा जाए, टेंशन कैसे लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है। तो सपोज मान लो कि आपके पास ये कोई सपोर्ट है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, सपोर्ट बोलेंगे, और यहां से मैंने एक स्ट्रिंग लटकाया, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और यहां पर मैंने कोई ब्लॉक को क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, और ये ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m। तो देखो यहां समझने वाली बात है कि यहां ब्लॉक पर तो एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, जो क्या होगा, mg होगा, और एक फोर्स इसके ऊपर, चूंकि अगर ये ब्लॉक पर mg लग रहा है तो ब्लॉक को नीचे गिरना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक क्या है, हैंग है, गिर नहीं रहा, लटक रहा है। तो अब ऐसे कंडीशंस में आप कहोगे कि इस फोर्स को mg को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स तो होगा, तो वो फोर्स क्या है, टेंशन। यही फोर्स जो आपका है T, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा कौन फोर्स, टेंशन फोर्स, जो इसको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। अब बात आता है, क्या टेंशन का डायरेक्शन लोकेट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन लोकेट करने की बात है तो हम लोग सीधे ब्लॉक को देखेंगे, और ब्लॉक से अवे जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, या आप इसको पॉइंट भी बोलते हो, किताबों में आपको पॉइंट लिखा मिल जाएगा। अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, ब्लॉक या पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द ब्लॉक या क्या होगा, पॉइंट होगा। इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, टेंशन नाम दे देंगे। डायरेक्शन तो टेंशन का समझ में आ गया, कैसे डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द। अब डायरेक्शन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन अम्ब्रेला रूल, अम्ब्रेला रूल बोलते हैं। अब इसमें कहता है कि आपको जिस ब्लॉक के लिए टेंशन निकालना है उस ब्लॉक पे आप बैठ जाओ, और उसके बाद छाते को खोलो, किसको खोलो, छाते को खोलो। छाता का जो हेड होगा, यानी जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट लोकेट करेगा किसको, पॉइंट ऑफ अम्ब्रेला, पॉइंट ऑफ अम्ब्रेला जो होगा वह लोकेट करेगा किसको, तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन को। ठीक है, अब कोई कह दे कि क्या स्ट्रिंग के सभी पॉइंट पर तुम टेंशन का डायरेक्शन बता सकते हो,
तो आपका एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर टेंशन के डायरेक्शन को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए बातें कही गई, क्या चीज, ब्लॉक या पॉइंट का। तो हमें किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन बता सकते हैं, पूरे स्ट्रिंग पर का टेंशन हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो इसका टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, आप यहीं पर बैठो, छाते को खोलो, ठीक है, और छाते को खोलोगे तो इसका डायरेक्शन इस वार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टेंशन हो जाएगा। टेंशन में आपको एक बात और भी याद रखना है कि सेम स्ट्रिंग होगा तो सेम टेंशन होगा, सेम स्ट्रिंग तो क्या हो जाएगा, सेम टेंशन हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग चेंज करेगा तो टेंशन चेंज करेगा, अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं करता है तो टेंशन क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ चुका होगा, ये टेंशन का मेन कॉन्सेप्ट है। अब टेंशन को समझने के लिए भी हम लोग थोड़ा सा और भी प्रयास करते हैं, कैसे कैसे दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि चलो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को किसी रस्सी के द्वारा खींचा जा रहा है, दिस इज द फोर्थ स्टेप, ये एक स्ट्रिंग है और ये मास एम है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और इसे खींचा जा रहा है किस फोर्स के साथ, एक फोर्स के साथ। तो देखो इसे जैसे ही हम खींच रहे हैं तो इस पर टेंशन कितना लगेगा, तो ये तो फोर्स खींच रहा है, ब्लॉक के लिए टेंशन, अब आप यहाँ पे अपने आप को सिचुएट कर सकते हो, बैठा सकते हो और यहाँ से दिखा सकते हो। रस्सी को कौन खींच रहा है, स्ट्रिंग को खींचने वाला फोर्स जो है, स्ट्रिंग को कौन खींच रहा है, स्ट्रिंग को ये खींच रहा है, और स्ट्रिंग किसको खींच रहा है, ब्लॉक को। तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन का डायरेक्शन है ओवर अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से बंधा हुआ रस्सी है उस पॉइंट से दूर जाता हुआ डायरेक्शन आपको किसको दिखा देगा, टेंशन को दिखा देगा। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आ चुका होगा। अभी और भी ब्लॉक आप ले सकते हो एग्जांपल्स, एक ब्लॉक आप ऐसा बना लो, एक और ब्लॉक दिखा दो, चाहो तो एक और ब्लॉक दिखा दो, और इस पर मैंने फोर्स F लगाया, मास M1 दे दो, मास M2 दे दो, मास M3 दे दो। अब आपको टेंशन की बात कर रहा है तो प्रत्येक स्ट्रिंग पर का टेंशन दिखा, यहाँ पर का टेंशन चलो मैंने कह दिया T1, यहाँ इस ब्लॉक के लिए टेंशन हो जाएगा T2, इस ब्लॉक के लिए टेंशन T2, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, इस ब्लॉक के लिए टेंशन कहोगे T3 और इस ब्लॉक के लिए टेंशन कहोगे T3। क्या पीछे भी कोई टेंशन लग रहा है, नहीं सर पीछे स्ट्रिंग नहीं है, जहां स्ट्रिंग रहेगा वहीं पर टेंशन क्रिएट होगा। तो हमने देखा पहले स्ट्रिंग पर टेंशन T1 क्रिएट हुआ, M1 जो है यानी M1 M2 जो भी M3 इसको मैंने नाम दिया है, M1 M2 M3 नाम दिया है, तो आप इसका नाम टेंशन T1 दे रहे हो, इसका नाम T2 T2 दे सकते हो, T3 T3 दे सकते हो। कारण क्या कि अवे फ्रॉम द पॉइंट लेना, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ और इस पॉइंट से दूर जाता हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि टेंशन तो लोकेट करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपको कहता है कि मान लो कि अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ। मैंने कहा अभी यही ब्लॉक जो आपको दिया गया, ये ब्लॉक पर ये बेज आपका है, इसको बेज कर सकते हो या इंक्लाइन प्लेन, मैंने नाम दिया है ये प्लेन का नाम क्या कर सकते हो, इंक्लाइन प्लेन कर सकते हो, या पूरे फिगर को आप बेज कर सकते हो। लकड़ी का जो गुटका बना होता है, ठीक है, आप बेंच में देखोगे लगा हुआ, ठीक है, तो जो गुटका लगा होता है उसी को हम लोग बेज बोलते हैं। अब यहां पर मान लो कि एक रॉड था, ये कोई रॉड है, ये आपको क्या है, रॉड है, और इस रॉड को एक दीवार से क्या कर दिया गया, इस प्रकार से अटका दिया गया। अब आपको कहता है टू लोकेट टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर बात किया जाए तो नॉर्मल रिएक्शन तो आप दिखा दोगे प्लेन के कैसे, परपेंडिकुलर, प्लेन के कौन कुलर, परपेंडिकुलर,
यहाँ पर भी दिखाना है तो नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दोगे प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका नाम N1 कर दो, इसका नाम क्या कर दोगे N2। अगर इस ब्लॉक के अबाउट, अगर इसको मैं एक पॉइंट मान लूं तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग माना जाए तो इसका डायरेक्शन टेंशन का ये हो जाएगा। सेम रॉड है यानी सेम स्ट्रिंग वाली कंडीशंस, तो टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बहुत कुछ आपको दिखलाना नहीं है। आपको इस पर और भी मासेस दिखलाना है तो आप लोकेट कर सकते हैं मासेस के अकॉर्डिंग फोर्स। नीचे की ओर जो लगेगा इस पर mg लग जाएगा। क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आप टेंशन को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक और भी चीजें आती है, क्योंकि हमें एनएलएम पढ़ने के पहले बहुत सारी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक आता है, इससे हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लो, चलो मैंने कहा पुल्ली है, और पुल्ली पर अगर बात करें, थोड़ी सी बात पुल्ली पर बात की जाए तो मैंने कह दिया ये जो रॉड है इसे भी मैं मान रहा हूं ये मासलेस है। कौन लेस है, मासलेस है। और फ्रिक्शनलेस तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सपोर्ट के रूप में आ रहा है रॉड, ठीक है, मैं मासलेस मान सकता हूं। और ये पुल्ली को भी मैंने क्या मान लिया, मासलेस मान लिया। पुल्ली को भी क्या मान लिया गया, मासलेस मान लिया गया। और पुल्ली को एक नाम और दे रहे हैं, एक वर्ड और इसमें मैं लिख रहा हूं कि फ्रिक्शनलेस है। इन केस फ्रिक्शन के साथ भी हो सकता है, बट मैं फ्रिक्शन लेस बता रहा हूं। यहां से एक स्ट्रिंग इस प्रकार से गुजरती है और इसमें कोई मास सपोज मान लो कैपिटल एम है, और यही स्ट्रिंग जो इस साइड से गुजर रही है इसमें मैंने कह दिया ये कोई छोटी मास है, छोटी एम हो गई। अब एकदम आराम से आप इस पर डिसाइड करो, सोचो कि क्या क्या कंडीशंस बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर, इसको तो ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगा, और ग्रेविटी जो खींचेगा वो क्या होगा, कैपिटल mg होगा। इसको भी ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगा और वो क्या होगा, स्मॉल mg। सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग इधर से इधर गुजरा है, स्ट्रिंग चेंज नहीं है। तो मतलब इस पर जो टेंशन लगेगा इस टेंशन का नाम क्या दोगे, टी। इस पर भी जो टेंशन लगेगा इसका नाम क्या दोगे, टी। ब्लॉक के अवे फ्रॉम द, यहां पर टेंशन आप दिखा सकते हो दिस इज द टी, यहां टेंशन दिखाओगे दिस इज द टी। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहां का टेंशन बताओ, अगर पुल्ली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंशन का डायरेक्शन कौन बढ़ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। टी और टी दोनों जुड़ जाएगा, कितना टी हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डाउनवर्ड टेंशन कितना हो रहा है, टी टी, तो दोनों को ऐड करके चूंकि इस पूरे को बैलेंस कर रहा है तो पूरे को बैलेंस कौन कर रहा है, 2t। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि टेंशन को आप बारीकी से क्या कर लोगे, रिप्रेजेंट कर लोगे। टेंशन रिप्रेजेंट करना आप सीख गए, टेंशन का डायरेक्शन निकालना सीख गए, कैसे आप डायरेक्शन निकालोगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब एक बात और भी, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पर, थोड़ी सी बात की जाए और भी कुछ इस पर कोई पॉइंट्स पर थोड़ा सा अगर लोकेशन दिया जाए तो एक वर्ड आता है, आपको इसको बोलते हैं ABD। इसे हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी, और क्या बोलेंगे, डायग्राम बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, यहां देखो फ्री वर्ड ही लिखा गया है, जो बॉडी से फ्री डायग्राम हो, जिसमें बॉडी को लोकेट नहीं किया जाता है, वैसे डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हो अ डायग्राम फ्री फ्रॉम बॉडी, फ्री फ्रॉम बॉडी। और बॉडी के जगह पर आप चाहो तो ब्लॉक लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, जो भी चीजें आपको लिखना लिख सकते हो, ठीक है। अ डायग्राम फ्री फ्रॉम बॉडी, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब अगर इसी फिगर को देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। मैं कह दूं कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको इसके लिए दिखलाना है, चलो ये पुल्ली जो रहा, और इसके लिए कहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना। यही फिगर को मैं ले रहा हूं, यहाँ पर छोटी एम, यहाँ पर कैपिटल एम, और मैं इसको फिर से वही फ्रिक्शनलेस और कौनलेस
मासलेस मानकर चला है। अब जरा देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है, तो इस पर टेंशन तो टी लग रहा है आपको, इस पर भी टेंशन टी लग रहा है आपको, mg लग रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर mg लग रहा है किस ओर, नीचे की ओर, यहाँ पर टेंशन टी लगेगा, यहाँ पर टेंशन टी लगेगा, यहाँ टेंशन 2t लगेगा। और इतना तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। अब कहता है कि आपको दिखलाना है टू लोकेट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुल्ली एंड बोथ मासेस या बोथ ब्लॉक्स। कैसे लोकेट करोगे? ठीक है, अब लोकेट करना तो सबसे पहले नंबर अगर मैं इस मास को दिखाऊं तो इस मास के लिए दिखला दो। ठीक है, अब इस मास के लिए ग्रेविटी mg लग रहा है, यहाँ अपवर्ड क्या लग रहा है, टेंशन t लग रहा है। ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, दूसरे ब्लॉक के लिए दिखला दो, तो इस पर mg नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन t अपवर्ड लग रहा है। पुल्ली के लिए दिखलाओ तो मैं पुल्ली को यहाँ पर मान लेता हूँ ये पॉइंट, इस पर टेंशन ऊपर की ओर जो लगा वो 2t, नीचे की ओर t और नीचे की ओर t। इस पॉइंट का नाम पुल्ली बोल, ये पॉइंट का नाम कैपिटल M है और इस पॉइंट का नाम स्मॉल m है। तो यहाँ पर एक चीज क्या क्लियर हो रहा है कि अ डायग्राम फ्री फ्रॉम बॉडी या ब्लॉक, इसका मतलब है कि ब्लॉक को लोकेट तो आपको करना है, लेकिन क्या चीज से लोकेट करना है, आप पॉइंट से। क्या चीज लोकेट करना है, एक पॉइंट से। नंबर दूसरा, उस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को आपको क्या करना है, दिखलाना है, यानी फोर्स ऑन ब्लॉक, ऑल फोर्सेस ऑन ब्लॉक, जो भी फोर्स आपको लग रहा है, ऑल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स को आपको क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट्स आपका आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से FBD बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे, FBD। ये पूरा का पूरा दिमाग में हम बात समझते हैं कि आपके दिमाग में बातें उतर चुकी होगी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से है ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को दिखा दो, आइदर वो कोई भी फोर्स हो, टेंशन हो, नॉर्मल रिएक्शन हो। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज मान लो ये आपका एक ब्लॉक है और इसका मास चलो मैंने कहा स्मॉल m है, तो इस पर एक फोर्स तो लगेगा डाउनवर्ड, जो आप दिखा सकते हो कौन सा, mg। इस ब्लॉक पर लग रहा है और ब्लॉक के ऊपर लगाया जा रहा है फोर्स कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। आपको कहा गया है टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर ब्लॉक। तो अब आप क्या करोगे, अब आराम से लोकेट कर लो। अब बोलो यहाँ पर मैं पॉइंट बनाऊं, पॉइंट पर लगने वाला मास, पॉइंट मास यानी पॉइंट जो हमने माना इस मास के बदले, इस पर लगने वाला क्या हो गया mg, और इस पर लगने वाले ऊपर की जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये स्मॉल m ब्लॉक का क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे NLM पर और न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पर मेरी चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, लेते हैं आप लोग छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।